चलिए आज चलते हैं इतिहास के एक ऐसे सफर पर जो बहुत ही खौफनाक था, रोमांचक था और जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है वास्को डी गामा की, उस शख्स की जिसने यूरोप से भारत तक समंदर का रास्ता खोल दिया। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई एक महान खोज थी या फिर एक क्रूर हमले की बस शुरुआत? आइए इस उलझी हुई कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, वास्को डी गामा का जो इरादा था ना, वो इस एक लाइन में साफ झलकता है। ये सिर्फ कोई आम नाविक नहीं था। ये एक ऐसा इंसान था जो इतिहास बदलने की धुन में निकला था और इसके लिए वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था। और सच कहूं तो यही सोच, यही जिद उसकी पूरी यात्रा की असली ताकत थी। तो हम इस हैरत अंगेज सफर को इन 6 हिस्सों में समझेंगे। पहले यूरोप की मसालों की भूख के बारे में जानेंगे, फिर मौत के समंदर का सामना करेंगे, उम्मीद की एक किरण देखेंगे और फिर जानेंगे कि सोने की चिड़िया कैसे मिली। उसके बाद देखेंगे वापसी और मुनाफे की कहानी और आखिर में बात करेंगे उस खूनी विरासत की जो ये यात्रा पीछे छोड़ गई। तो सवाल ये है कि आखिर कोई भी क्यों जानबूझकर मौत के मुंह में जाना चाहेगा? जवाब छिपा है मसालों में। जरा 15वीं सदी के यूरोप की कल्पना कीजिए। कड़ाके की ठंड और खाने की मेज पर वही बेस्वाद उबला हुआ नमक लगा मांस। यही थी उनकी रोज की हकीकत। ये स्लाइड उस वक्त की दो अलग अलग दुनियाओं का फर्क बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ था यूरोप जो अपने खाने में बस थोड़ा सा स्वाद लाने के लिए तरस रहा था, और दूसरी तरफ था भारत, एक ऐसी रहस्यमयी जमीन जहां मसाले सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती थे। यूरोप को इन मसालों की सख्त जरूरत थी, सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि अपने मांस को लंबे समय तक सड़ने से बचाने के लिए भी। पर यूरोप और भारत के बीच एक बहुत बड़ी दीवार थी, और वो थे अरब के व्यापारी। उनका पूरा कंट्रोल था। वो भारत से सस्ते में मसाले खरीदते और यूरोप में मुंह मांगी कीमत पर बेचते थे। अब आप सोचिए, यूरोपीय राजाओं को कितना गुस्सा आता होगा। उन्हें एक नया रास्ता चाहिए ही चाहिए था, और वो रास्ता सिर्फ समंदर से ही होकर जा सकता था। और बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसे उस समय सुसाइड मिशन से कम नहीं माना जा रहा था। उस वक्त के नाविकों को लगता था कि दुनिया चपटी है। अगर वो बहुत दूर निकल गए तो दुनिया के किनारे से एक गहरी खाई में गिर जाएंगे, जहां बड़े बड़े समुद्री राक्षस उनका इंतजार कर रहे होंगे। ये किसी हीरो की विदाई नहीं थी। यकीन मानिए, बंदरगाह पर हजारों लोग ऐसे छाती पीट पीट कर रो रहे थे जैसे वास्को डी गामा और उसके नाविकों को सीधे मौत के पास भेजा जा रहा हो। सबको पता था कि वो मौत के समंदर में जा रहे हैं और उनके वापस आने की उम्मीद ना के बराबर थी। कुछ ही हफ्तों में अटलांटिक महासागर ने अपना असली खूंखार रूप दिखाना शुरू कर दिया। लहरें ऐसी थीं जैसे 10-10 मंजिला इमारतें जहाज़ों पर गिर रही हों, उन्हें किसी खिलौने की तरह उछाल रही थीं। और फिर आया एक खामोश दुश्मन, स्कर्वी। जरा सोचिए, नाविकों के मसूड़ों से लगातार खून बह रहा था, उनके दांत सड़कर हाथ में आ रहे थे। जहाज एक तैरता हुआ मुर्दाघर बन चुका था। जब उसके डरे हुए नाविकों ने हिम्मत हार दी और बगावत करके वापस जाने की भीख मांगने लगे, तो वास्को डी गामा ने कुछ ऐसा किया जो उसकी बेरहम और अडिग फितरत को दिखाता है। उसने दिशा बताने वाले सारे उपकरण उठाए और समंदर में फेंक दिए। अब लौटने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। सिर्फ एक ही विकल्प था, आगे बढ़ना, चाहे आगे मौत ही क्यों ना हो। इस पागलपन और खौफनाक जुनून के आगे शायद कुदरत को भी हार माननी पड़ी। वो उस जगह पहुंचे जहां 10 साल पहले बार्थोलोम्यू डियाज नाम का एक नाविक तूफानों से डरकर वापस लौट गया था। डियाज ने उस जगह के भयानक तूफानों को देखकर उसका नाम रखा था केप ऑफ स्टॉर्म्स, यानी तूफानों का किनारा। लेकिन जब डी गामा ने इस मौत के दरवाजे को पार कर लिया तो इसका नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप, यानी उम्मीद की किरण, रख दिया गया। ये एक बहुत बड़ा संकेत था कि भारत का रास्ता अब खुल चुका है। लेकिन अटलांटिक को पार करना तो बस आधी लड़ाई थी। अब वो हिंद महासागर में थे, एक ऐसा समंदर जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। यहाँ की हवाएं, यहाँ की धाराएं, सब उनके लिए एक पहेली थीं। उन्हें एक लोकल गाइड की सख्त जरूरत थी जो उन्हें उस सोने की चिड़िया तक ले जा सके। और वो गाइड उन्हें अफ्रीका के मालिंडी तट पर मिल ही गया। एक भारतीय नाविक की मदद से, जिसके पास हवाओं और सितारों का ऐसा ज्ञान था कि पुर्तगाली हैरान रह गए, वो आखिरकार अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। कई महीनों के सफ़र और अनगिनत मौतों के बाद वो जादुई पल आया जिसकी उन्होंने सिर्फ कल्पना की थी।
सोच कर देखिए, महीनों से सड़ांत और बीमारी की बदबू के बाद अचानक उनके नथनों में मसालों की एक दिव्य और नशीली खुशबू भर गई। ये वही खजाना था जिसके लिए उन्होंने मौत के समंदर को पार किया था। जैसे ही कोहरा छटा, उनके सामने था कैलीकट, भारत। वो उस सुनहरी जमीन पर पहुंच ही गए थे। लेकिन जब डी गामा कैलीकट के राजा ज़मोरिन से मिला, तब उसे अपनी असली हैसियत का अंदाजा हुआ। ज़मोरिन सोने और हीरों से लदे सिंहासन पर बैठे थे, रेशम और कीमती पत्थरों से सजे हुए थे। और डी गामा ने उन्हें तोहफे में क्या दिया? कुछ ऊनी टोपियां और पीतल के बर्तन। ये देखकर ज़मोरिन के दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। ये दो सभ्यताओं का एक बहुत ही अजीब और बेमेल टकराव था। ज़मोरिन ने भारतीय परंपरा के हिसाब से इन फटेहाल मेहमानों का स्वागत किया और उन्हें व्यापार करने की इजाज़त दे दी। ये एक ऐसा फैसला था जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाने वाले थे। खैर, डी गामा ने अपने जहाज़ों को मसालों से भरा और वापसी के सफ़र पर निकल पड़ा, जो उतना ही खौफनाक था। लेकिन इस बार उनके पास सोने की उम्मीद थी। जब वो पुर्तगाल वापस पहुंचा, तो असली भूचाल तो तब आया जब उसने अपना माल बाजार में उतारा। इस एक सफर से उसे जो मुनाफा हुआ वो हैरान कर देने वाला था। एक ऐसा आंकड़ा जिसने यूरोप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, और वो आंकड़ा था 64 गुना। सोचिए, मतलब अगर 1 रुपया लगाया था तो सारे खर्चे निकालने के बाद भी पूरे 64 रुपए का शुद्ध मुनाफा। बस इस एक खबर ने पूरे यूरोप में लालच की आग लगा दी। अब हर राजा, हर व्यापारी को भारत चाहिए था, और वो उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। लेकिन वास्को डी गामा ने समंदर का जो दरवाज़ा खोला था, वो असल में आफत का पिटारा था। ये सिर्फ व्यापार का एक नया रास्ता नहीं था, ये यूरोप के खूनी लालच, क्रूरता और साम्राज्यवाद के लिए भारत आने का एक सीधा सीधा न्योता था। और देखते ही देखते यूरोप के हर देश ने अपने जहाज समंदर में उतार दिए, एक के पीछे एक, जैसे बाढ़ के दरवाजे खुल गए हों। पुर्तगालियों के पीछे पीछे डच आए, फिर फ्रांसीसी, और आखिर में इतिहास के सबसे शातिर खिलाड़ी अंग्रेज। भारत का तट अब यूरोपीय ताकतों के लिए एक खूनी जंग का मैदान बन चुका था। और इन सब का तरीका लगभग एक जैसा ही था, एक बहुत ही क्रूर और सोचा समझा पैटर्न। पहले वो मेहमान बनकर व्यापार की इजाज़त मांगते, फिर अपनी चौकियों को किलों में बदल देते। इसके बाद अपनी तोपों के दम पर समुद्र पर दादागिरी शुरू कर देते, भारतीय जहाज़ों को लूटते, और आखिर में व्यापार खुली लूट में बदल जाता, जिसने दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक की कमर तोड़ के रख दी। वो शांत और अमीर तट, जो कभी रेशम, मसालों और संस्कृति के लेन देन का एक ग्लोबल सेंटर था, अब बारूद की गंध और तोपों की गूंज से दहलने लगा था। एक युग का अंत हो रहा था और एक नए, ज्यादा हिंसक युग की शुरुआत हो रही थी। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, वास्को डी गामा का सफर। इसमें कोई शक नहीं कि इंसानी इतिहास के सबसे साहसी सफरों में से एक था। पर क्या ये एक खोज थी जिसने दुनिया को जोड़ा, या ये एक हमला था जिसने सदियों की लूट और गुलामी का दरवाज़ा खोला? शायद सच इन दोनों के बीच कहीं है, एक ऐसी उलझी हुई हकीकत जिसे हमें आज भी समझने की ज़रूरत है।